सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आप जिस तरह से बेटे मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, ठीक है। अब हम नज़र डालते हैं कि हम कल क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे अपना व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार। तो चलिए इसी पर आगे चर्चा करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजनों के बारे में, उनके भेदों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो बेटे देखिए, आपको नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त, ज्वाइंट है ना। 2 व्यंजनों के या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें ध्यान जो आपको रखना है वो ये कि पहला जो व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं होता, आधा होता है। और जो दूसरा व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है। इनकी जो संख्या है वो 4 है। आपकी किताब में एक टेबल दिया हुआ है। 4 संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो देखिए, जो क्ष है वो 2 व्यंजनों के मेल से बना है, क और श। क आधा है, उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, लेकिन क्ष जो है वो पूरा है। आगे उदाहरण दिए हुए हैं इसमें, क्षत्रिय, कक्षा, रक्षक। आपको ये अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं। फिर त्र, त और र के मेल से बना है। फिर ज्ञ, ज्ञ इसमें बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं बेटे एग्जाम टाइम में, क्योंकि वर्ण विच्छेद में आ जाता है। मान लीजिए ज्ञानी, तो उसको ज्ञ को वो कर देते हैं ग, य, अ। वो ग नहीं है, गमले वाला ग और यज्ञ वाला य नहीं है। ये जो ज्ञ है ये 2 के मेल से बना है, ज और इय के, ठीक। उसके बाद श्र, शलगम वाला श और र के मेल से बना है। तो इसमें पहला जो अक्षर है, पहला जो व्यंजन है क, त, ज, श, ये आधे हैं और बाद वाले अक्षर पूरे हैं। इनके मेल से ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसीलिए ये क्या है, संयुक्त व्यंजन, ठीक। तो आगे पढ़ते हैं। आगे है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन बेटे ये 2 विशेष व्यंजन है। कौन कौन से? अड़ और अढ़, ठीक। अब ये अड़ और अढ़ ये आपको दिखने में लग रहा होगा, हमने जब स्पर्श व्यंजन पढ़े थे है ना, तो उसमें ये दोनों भी थे। लेकिन उनमें और इनमें एक अंतर था। क्या? उसमें देखिए वो थे ड और ढ, उनमें नीचे बिंदी नहीं थी। इसमें ड के नीचे में बिंदी है, तो ये बन गया, नीचे बिंदी लगने से ये बन गया अड़। और उसमें था ढ, ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, अड़, वो वाली जो पंक्ति थी ट वर्ग वाली, उसमें था ये ढ। तो ढ के नीचे बिंदी लगाने से ये क्या बन गया? अब ये ढ नहीं रहा, अगर बिंदी हटाएंगे तो ढ, लेकिन अगर नीचे बिंदी लगा देंगे तो बन जाएगा अढ़, ठीक है। तो अड़, अढ़ ये 2 हैं। इनकी विशेषता ये है कि इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता। ये या तो शब्द के बीच में आते हैं या तो शब्द के आखिर में, अंत में आते हैं। तो आप इनका उच्चारण कैसे करेंगे? देखिए, जब आप इनका उच्चारण कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि जो आपकी जिह्वा है, आपकी जो जीभ है, वो पीछे की तरफ जा रही है और फिर बड़ी तेजी से आगे की तरफ आ रही है सेकंड में। जैसे मकड़ी, अड़, अड़। तो जब आप अड़ा बोल रहे हैं तो जीभ पीछे जाकर आगे आ रही है, इसीलिए ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। जीभ उल्टी होकर आगे की तरफ तेजी से आ रही है, ठीक है। पढ़ना, कढ़ाई, झगड़ा, ये इसके उदाहरण है। तो ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसके बाद है विशेषक चिन्ह। आपकी किताब में 4 विशेषक चिन्ह दिए हुए हैं, एक अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हल चिन्ह, ठीक। तो चर्चा करते हैं क्या है ये। तो जो अनुस्वार है, ये इसका ये अनु जमा स्वार से मिलकर बना है। ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, ठीक। स्वर के बाद आता है ये, इसे अयोगवाह भी कहते हैं। अयोगवाह क्यों कहते हैं? कि ये एक ऐसी ध्वनि है जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन के बीच की स्थिति है, ठीक। तो इसीलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। और ये नाक से निकलती है, ये एक नासिक्य ध्वनि है। और इसका जो चिन्ह है वो क्या है? बिंदु। इसका चिन्ह बिंदु है। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम, कहाँ कहाँ ये लगता है। तो देखिए, अनुस्वार के रूप में ये जब हमने व्यंजन किए थे तो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आपने किए थे, आखिरी के 4 यर, लव, ये 4, और फिर ऊष्म व्यंजन श, क्ष, स, ह, ये 4। तो इनका कोई भी पंचमा अक्षर नहीं है, कोई 5वां अक्षर नहीं है, ठीक है, जिसके स्थान पर हम इनका प्रयोग करें। तो जब भी ये आते हैं यर, लव, तो इनसे पहले वाले अक्षर पर, जैसे संयोग, संयोग में जहां य आ रहा है, संरक्षक में जहां र आ रहा है, संलाप में जहां ल आ रहा है, उससे पहले वाले अक्षर पे हमने क्या किया? अनुस्वार लगा दिया, बिंदी लगा दी, है ना। तो ये अनुस्वार रूप, इस रूप में भी हम करते हैं यर, लव से पहले। इसके बाद नासिक्य व्यंजन के स्थान पर भी
हम इसको अनुस्वार को लगा सकते हैं। जैसे देखिए आपकी बुक में ही ये टेबल बना हुआ था जिसमें जंगल, पंछी, घंटी, तंत्र और अम्बा देखिए कैसे लिखा हुआ है। लेकिन ये पुराने समय में लिखा जाता था, मगर जब से कंप्यूटर पर टाइपिंग का प्रयोग किया जाने लगा तो ऐसे लिखने में थोड़ी दिक्कत आने लगी। इसीलिए इन नासिक्य व्यंजनों के, नासिक्य व्यंजन कौन से, जो पंचमाक्षर होते हैं, है ना, जो क वर्ग का 5वां अक्षर है, जो च वर्ग का 5वां अक्षर है। 5 हमारे वो थे ना, 5 वर्ग थे, क च ट त प, है ना। स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग थे उनका पंचमा अक्षर, जैसे क वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है, अंग। च वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, इय। त वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, अण, है ना। त वर्ग का न और प वर्ग का म, प फ ब भ म। तो ये हमारा पंचमाक्षर है। इन पंचमाक्षरों की जगह पर भी आप क्या कर सकते हो, जहां पे ये पंचमाक्षर आ रहे हैं उनसे पहले वाले अक्षर के ऊपर आप अनुस्वार लगा सकते हो। तो ये हुआ आपका अनुस्वार। अब पढ़ते हैं अनुनासिक। तो हमने अनुस्वार में पढ़ा कि उसका उच्चार, वो एक नासिक की ध्वनि है, ध्वनि केवल नाक से निकलती है, लेकिन अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक। और उसका चिन्ह था बिंदी, इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु, ठीक। इसके बाद इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसके उदाहरण है चांद, हंस, सांप आदि, और भी हो सकते हैं। अगर शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है तो हम चंद्र बिंदु लगाएंगे सीधी सीधी। चांद, हंस, हंस नहीं है वो, हंस, चांद, हंस, सांप, है ना। तो इनमें सीधा चंद्र बिंदु लग जाएगा। ऊपर कोई मात्रा नहीं थी तो चंद्र बिंदु, लेकिन नीचे मैंने लिखा है जब मात्रा वाले शब्द होते हैं, जैसे मैं, हैं, नहीं, तो ऐसे में चंद्र बिंदु लगाने का देखिए जगह नहीं बचता। बच रही है क्या जगह कि मैं के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दूं, कंजेस्टेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा लिखने में दिक्कत होगी। इसीलिए यहाँ पर हम चंद्र बिंदु ना लगाकर बिंदु ही लगा देते हैं, अनुस्वार ही लगा देते हैं, ठीक। इसके बाद इसका एक बार अंतर समझ लेते हैं अनुस्वार और अनुनासिक का। मैंने टैबुलर फॉर्म में आपकी आसानी के लिए बना दिया है। देखिए इसका क्या है कि इसका प्रयोग जो है अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी श्वास है, जो हमारी सांस है, वो केवल नाक से निकलती है, लेकिन अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से, ठीक। अनुस्वार एक तीव्र ध्वनि है, एक तेज ध्वनि है, ज्यादा समय लगता है इसमें। जैसे अगर मैं बोलूं कंधा तो टाइम लग रहा है ना, कंधा बोलने में टाइम लग रहा है, हंस टाइम लग रहा है। लेकिन अगर मैं अनुनासिक की बात करूं तो वो धीमी ध्वनि है, उसमें कम समय लगता है। जैसे मैंने कहा हंस तो कितना कम टाइम लग रहा है ना। फस तो इसमें कम समय लगता है। फिर अनुस्वार, अनुस्वार जो है वो स्वर के बाद उच्चारण किया जाता है, स्वर के बाद। जैसे मैंने कहा बिंदी तो पहले मैंने बोला बी, ई की ई स्वर आपको सुनाई दे रहा है, बिंदी, फिर न आ रहा है, ठीक है। लेकिन अनुनासिक में स्वर के साथ ही उच्चारण हो जाता है। जैसे बांझ, सांझ, फांसी, तो फांसी उसी के साथ ही उच्चारण हो गया, अलग से नहीं होता। इसका चिन्ह बिंदु है और उसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। और फिर आप 5वें पॉइंट पे आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे अनुस्वार के बंदर, मंद, कंद, लंका, कुछ भी, और अनुनासिक में फांसी, खांसी, झांसी आदि, है ना। इस तरीके से यह अंतर हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह किया जाता है, केवल संस्कृत के शब्दों में होता है ना। 2 बिंदी लगा दी जाती हैं आखिर में। तो जैसे उदाहरण है प्रातः, अतः। इसके बाद है हलचिन। हलचिन क्या होता है, जिस भी व्यंजन को हमें स्वर रहित दिखाना हो, हमें ये दिखाना हो कि वो आधा है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे द्वारा, द आधा था तो आधा लिखने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने पूरा द लिखा और नीचे क्या कर दिया, एक तिरछी रेखा लगा दी, तो ये बन गया द्वारा, आधा द है, तो ये हलचिन था हमारा। इसके बाद आपका गृह कार्य तो क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, किसके मेल से बनते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद आपका है जो प्रश्न आपका दिया हुआ है
ये किन व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। टेबल पूरा आपका बुक में दिया हुआ है, किन किन व्यंजनों से मिलते हैं आप कर सकते हैं। फिर विसर्ग और हलचिन के दो उदाहरण लिखिए, बहुत आसान है। और तीसरा, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। चाहे आप टेबुलर फॉर्म में करो, टेबल बना के करो जैसे मैंने दिखाया है, या आप एक एक पैराग्राफ दोनों के बारे में लिख दो, ये आपकी मर्जी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कहाँ पूछेंगे? कमेंट बॉक्स में। ठीक, अपना काम